कांग्रेस सत्ता में रहे या विपक्ष में, उपचुनाव को जीतने की कांग्रेस की स्ट्राइक रेट बेहतर रही है। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में कुल 20 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव राजस्थान में हुए हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 14 और 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एक सीट पर किमसर से आरएलपी के खाते में और बागीतोरा सीट बीएपी के खाते में आई। देखिए उपचुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में अक्टूबर या नवंबर में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम सियासी दलों ने इसके लिए अभी से जंग की तैयारी शुरू कर दी। राजस्थान में पिछले 10 साल में टोटल 20 विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव अभी तक हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस ने 3 गुना ज्यादा सीटों पर जीत का परचम लहराया है। खास बात यह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान में खाता तक नहीं खुला था, लेकिन 2018 में अलवर और अजमेर सीटों पर हुए लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। पिछले 10 साल में राजस्थान में हुए उपचुनाव के आंकड़े और रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही एक प्रत्याशी की मौत हो गई थी। 2014 में उपचुनाव हुआ, जिस पर बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ ने जीत दर्ज की। विधानसभा उपचुनाव 2014 की अगर बात करें तो 4 सीटें नसीराबाद, वैर, सूरगढ़ और कोटा दक्षिण सीट पर उपचुनाव हुए। उस वक्त बीजेपी सत्ता में थी और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। इन सीटों पर चुने गए विधायक बाद में सांसद निर्वाचित हो गए। 4 सीटों में से भाजपा के खाते में सिर्फ कोटा दक्षिण की सीट आई और बाकी तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। फिर राज्य सरकार भी 2017 में धौलपुर सीट पर और अगले साल 2018 में भी मांडलगढ़ सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें धौलपुर भाजपा ने और मांडलगढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की। लोकसभा उपचुनाव 2018 की बात करें तो राजस्थान में 2018 में अजमेर और अलवर सीट पर सांसद सांवरलाल जाट और महंत चांदनाथ के निधन के चलते उपचुनाव हुए। खास बात ये रही कि 2014 में कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में खाता तक नहीं खुला, लेकिन उपचुनाव में दोनों जगह कांग्रेस के सांसद जीते। अलवर डॉक्टर कर्ण सिंह यादव और अजमेर से रघु शर्मा सांसद का चुनाव जीते थे। विधानसभा उपचुनाव 2019 से 2022 तक की बात करें तो गहलोत सरकार के सत्ता में रहते हुए टोटल 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए, जिनमें से 7 कांग्रेस ने और एक सीट पर बीजेपी और आरएलपी ने जीत दर्ज की। मंडावा, सुजानगढ़, सरदार शहर, सहाड़ा, धरियावद, वल्लभनगर और रामगढ़ सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। भाजपा ने सिर्फ एक सीट राजसमंद पर और आरएलपी ने खींवसर सीट पर जीत दर्ज की थी। विधानसभा उपचुनाव 2024 की बात करें तो बीजेपी के सत्ता में आते ही 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के चलते बागीतोरा सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिस पर बाप पार्टी ने जीत का परचम लहराया। 2024 के चलते विधानसभा चुनाव में श्रीकरणपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत हो गयी। फिर उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस के पाले में चली गयी। तो आपने देखा कांग्रेस का पिछले 10 साल में उपचुनावों में ट्रैक रिकॉर्ड यकीनन बेहतरीन रहा है, जबकि 20 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने केवल 4 सीटें जीती। ऐसे में ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी को आगामी 5 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में यकीनन पसीना बहाना होगा, क्योंकि इन अधिकतर सीटों पर भाजपा पिछले 2 बार से हार का मुंह देखती आ रही है। राजस्थान में पिछले 10 साल में हुए विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। कांग्रेस चाहे पक्ष में हो या फिर सत्ता में, लेकिन उपचुनाव जीतने की जो स्ट्राइक रेट है हमेशा उसकी बेहतरीन रही है। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश की उन्नति में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप युवा शक्ति के उन्नयन के साथ शिक्षित और समृद्ध प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर युवाओं ने विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने, रोजगार के लिए विशेष अभियान, खेल सुविधाओं का विस्तार कर अपने सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि छात्र संगठनों को युवाओं की समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ उनके समाधान का भी माध्यम बनना चाहिए। इससे पहले संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट कर ध्येय यात्रा पुस्तक भेंट की। इस दौरान राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मौजूद रहे। फिलहाल सरकार अपने पहले पूर्ण बजट से पहले ही चुनावी घोषणा को धरातल पर उतार रही है और इसके लिए आगामी दिनों में अलग अलग विभागों
से संबंधित लाभार्थियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। 29 जून को कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मानसरोवर के एक निजी स्कूल ऑडिटोरियम में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए। जयपुर में होने वाले इस कार्यक्रम से वीसी के जरिए अलग अलग जिलों से सरकारी नौकरी में नियुक्ति होने वाले करीब 20,000 युवा शामिल होंगे। पिछली सरकार में जो कार्यक्रम अंतिम 6 माह में शुरू किए गए थे, वो कार्यक्रम अब भजनलाल सरकार पहले 6 माह में ही शुरू कर दिए हैं। अपने पहले पूर्ण बजट से पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में 20,000 युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आगामी 29 जून को राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री रोजगार उत्सव की तर्ज पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 6 माह में सरकारी नौकरियां पाने वाले युवाओं से संवाद करेंगे। साथ ही शेष रहे 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा भी देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बांसवाड़ा में घाटोल के कांकरिया गारा में शुरुआती खोज के दौरान स्वर्ण एस के संकेत मिलने पर यहां फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई नीलामी की गई। कांकरिया जारा में 2005 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.24 मिलियन टन स्वर्ण एस के संभावित है। कांकरिया गारा माइंस के लिए भी 5 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इस पर आवश्यक परीक्षण के बाद अंतिम फैसला लिया जाना है। खनन ब्लॉक्स की नीलामी को लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सचिवालय में बैठक लेकर इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेकर पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ आवंटन करने के निर्देश दिए। खान सचिव आनंदी ने बताया कि प्रदेश की पहली सोने की खानों की 6 मार्च को ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर माइनिंग लीज के लिए 16 मई और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 17 मई को तकनीकी रूप से सफल निविदा दाताओं ने बोली लगाई। सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई प्रयास कर रही है। स्कूलों में बच्चों की एक समान यूनिफॉर्म लागू करने पर भी सरकार विचार कर रही है। हालांकि इसकी शुरुआत नए सत्र से होनी थी, लेकिन अभी तक ऐसे किसी संशोधन की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है। तो क्या वाकई यूनिफॉर्म बदलेगी या यथावत रहेगी? ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल्स में एक जैसा ड्रेस कोड लागू होने की चर्चाएं हैं। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू हुए हैं। एक तरफ प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने नई किताबें खरीद ली और यूनिफॉर्म भी सिलवा ली है, तो वहीं सरकारी स्कूल भी खुल गए हैं। लेकिन बच्चों और अभिभावकों में यूनिफॉर्म को लेकर अभी सस्पेंस बना है, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जल्द ही यूनिफॉर्म चेंज करने की बात कही थी। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में फर्स्ट इंडिया की खास प्रोग्राम की नोट बाय पवन अरोड़ा में कहा था कि जो सरकारी विद्यालय में आने वाले छात्र हैं, वो निजी स्कूल के बच्चों से आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इसीलिए मेरी सोच है कि एक जैसी गणवेश होनी चाहिए। अधिकांश लोग इसके पक्ष में हैं, कोई विरोध में नहीं है। सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सबके टीचर्स की और सबके जो बच्चे हैं उनकी यूनिफॉर्म एक होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की तो अपनी एक पहचान होती है यूनिफॉर्म से। तो ये सब लोग मान जाएंगे या आप लोग इस बारे में कोई आदेश जारी कर रहे हैं? देखो, मैंने कहा ना, छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जो सरकारी विद्यालय में आने वाले छात्र हैं, सामान्यतः निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की अपेक्षा कर आर्थिक दृष्टि से उनके परिवार कमज़ोर होते हैं, तो उनके एक मन में हीन भावना आती है। और हीन भावना आती है तो कई बार तो बहुत अवसाद के उसमें चले जाते हैं। उनको लगता है ये बड़े आदमी का बेटा है, मैं गरीब आदमी का हूँ। तो ये भान नहीं होना चाहिए उनको, ये महसूस नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा सोच है कि एक जैसी गणवेश होना चाहिए। नहीं, पर इस बारे में कोई आदेश ला रहे हैं? मेरा निवेदन सुनिए। और भी इस संबंध में लगभग 10,000 शिक्षकों से और कम से कम भी नहीं तो 1,000 स्कूल के संचालकों से मिला हूँ। मैंने कोटा में मीटिंग की बड़ी, मैंने जोधपुर में मीटिंग की, मैंने अलवर में मीटिंग की और ऐसे 5-6 जिलों में जाकर अलग अलग मीटिंग की। सबने मेरे को कहा है कि ये होना ही चाहिए। अच्छी बात है। हमारे यहाँ कोटा में 3-4 शिक्षा ग्रुप में बड़े शिव ज्योति विद्यालय है, LBS है, माँ भारती है। सबने मेरे को कहा, जो बड़े हैं, जो खुद की ड्रेस खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं, उनका दिलावर जी हम तो मजदूरी में बेचना पड़ता है, दूसरे जो बेचते हैं, इसलिए ये लाल इसको लागू करो। यानी अधिकांश लोग इसके पक्ष में हैं। आज तक विरोध में कोई भी बोलने मुझे नहीं आया। यदि विरोध में आया तो कौन आया कि साहब
हम इतनी ड्रेस बेचते हैं, हमारे पास इतना लाख का माल पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा? तो उनका माल बिकवाने के लिए तो हमें नहीं है। हाँ, नहीं, ठीक है। फिर भी उनको ऐसा लगता है तो हम उनको इस साल अवसर दे देते हैं, अगले साल ध्यान रखें, पाबंदी करेंगे अगले साल से, कोशिश करेंगे। अभी क्या ये विचार है, हमने कोई आदेश जारी नहीं किया है। ठीक है। इसमें हम लीगल राय ले रहे हैं, एक्सपर्ट से भी राय ले रहे हैं, और जैसा छात्रों के हित में राय आएगी वो करेंगे। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के स्कूल में यूनिफॉर्म एक समान हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर स्कूल की एक पहचान है, ये ग्राउंड लेवल पर संभव नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब इस पर विचार किया जा रहा है। अभी तक इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुए। उधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बच्चों को हर बार की तरह नए सेशन की ड्रेस मिलेगी, लेकिन उसे चेंज करने या उसमें किसी तरह के बदलाव की जानकारी उनके पास नहीं है। यूनिफॉर्म हम आने वाले सत्र में अभी जल्द ही उसका वितरण शुरू कर देंगे, और जहाँ पे जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम वहाँ पे उसकी आपूर्ति करवाना सुनिश्चित करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हमने बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म्स निःशुल्क देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इसमें यदि कोई अन्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो हमारा पर्पस यही है कि बच्चों को उसकी आपूर्ति, अच्छी क्वालिटी की यूनिफॉर्म्स जो है वो मिले। बहरहाल विभाग स्कूलों में अभी एक समान यूनिफॉर्म को लेकर विचार कर रहा है। एक्सपर्ट से राय ली जाएगी और उसके बाद आने वाले समय में इसे लागू करने का फैसला किया जाएगा। लेकिन नए सत्र में प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म यथावत रहेगी। अभी इसमें किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया है। डिम्पल शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय में प्रतिबद्धता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने शिरकत की। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव होते हैं तो गरीबी हटाओ का नारा देती है और चुनाव नहीं होते तो एक भी नारा गरीबी हटाओ का नहीं लगाती। ये 25 जून 1975 जिस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी, 25 जून एक काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 जून की वो काली रात इस देश के उन तमाम नागरिकों के ऊपर वज्रपात बन करके आई थी। घर में सोए हुए उन लोगों को उठा करके जेलों में ठूसा था। इस कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। प्रेस पर भी सेंसर लगाने का काम किया। सभी को इन्होंने जेलों में डाला। कोई 11 महीने, कोई 15 महीने, 17 महीने, 18 महीने, 21 महीने तक लोगों ने जेल में यातनाएं सही थी। आप सब लोगों ने सुना है, कईयों ने देखा है और कईयों ने भोगा है कि किस प्रकार से आज के दिन आपातकाल लगा करके जो हमारे जितने भी अधिकार थे सबको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और एक तरह से तानाशाही का इससे बड़ा उदाहरण और कोई हो नहीं सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर वो नाम जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, और इस संविधान के बारे में कहा जाता है कि संविधान किसी भी नागरिक के लिए गौरव की बात है, और संविधान की प्रति प्रतिबद्धता किसी भी नागरिक का अपना पहला दायित्व होता है। ये आज 25 जून का वो काला दिन भी है जब आज ही के दिन मध्य रात्रि के बाद देश में जबरदस्ती आपातकाल को थोपा गया। विस्तार से हमारे दोनों साथियों ने समझा दिया। शॉर्ट में मैं इससे ज्यादा आपको नहीं समझा सकता। इससे ज्यादा क्या हो सकता है मित्रों? ये लोकतंत्र तलवारों की, बंदूकों की लड़ाई नहीं है, ये परसेप्शन की लड़ाई, ये विमर्शों की लड़ाई। पिछले 77 साल में इस देश में बहुत सारे झूठ, जब एक झूठ बार बार बोला जाता तो सच हो जाता है, वो झूठ बोले गए। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान मंत्री हेमंत मीणा ने बीजेपी कार्यालय में आपातकाल की बरसी पर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। वहीं आदिवासी हिंदू है या नहीं,
इस सवाल पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज शुद्ध रूप से हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म को मानने वाला है। के इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उनकी सदस्यता रद्द करते हुए उनको 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ने का जो निर्णय आया था, उस निर्णय के खिलाफ और उस निर्णय से बचने के लिए ये सब कृत्य तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किए थे और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस चीज़ को प्रत्येक नीचे तक सामान्य व्यक्ति और सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम इस काले दिवस के रूप में बना के करना चाहती है। प्रदेश में पहली बार रीजनल और अर्बन प्लानिंग के लिए राज्य स्तरीय कानून लागू करने की बड़ी तैयारी की जा रही है। आमजन से आपत्ति और सुझाव मांगने के लिए राज्य सरकार ने इस कानून का प्रारूप भी जारी कर दिया है। आखिर क्या है ये कानून, इसके क्या होंगे फायदे और इसमें क्या है महत्वपूर्ण प्रावधान, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। राज्य सरकार ने राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल का प्रारूप आमजन की आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी कर दिया है। नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर डाले गए इस प्रारूप पर आमजन और स्टेक होल्डर से 1 जुलाई तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। देश के बड़े राज्यों में राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें रीजनल और अर्बन प्लानिंग के लिए कोई भी राज्य स्तरीय कानून लागू नहीं है। इस कानून को लागू करने के लिए पिछले 15 साल से अधिक समय से कवायद चल रही थी, लेकिन कोई कवायद अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। पिछली भाजपा सरकार में राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल का प्रारूप तैयार किया गया था। इस प्रारूप को अंतिम रूप भी दे दिया गया था, लेकिन इसे विधानसभा में पेश नहीं किया जा सका। अब नए सिरे से इसका प्रारूप तैयार किया गया है। सरकार की कोशिश है कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस बिल को पेश किया जाए। इस कानून के लागू होने से क्या फायदे होंगे, इस पर नजर डालें तो इस कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा रीजनल प्लानिंग को लेकर होगा। वर्तमान में प्रदेश में रीजनल प्लानिंग को लेकर कोई भी कानून लागू नहीं है। इस कानून के लागू होने के बाद किसी भी क्षेत्र की रीजनल प्लानिंग की जा सकेगी, चाहे उस क्षेत्र में शहरी के साथ ग्रामीण इलाका भी शामिल हो। इस प्रकार एक जिले, 2 या 2 से अधिक जिलों में शामिल क्षेत्र की रीजनल प्लानिंग की जा सकेगी। उस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए इस कानून के तहत रीजनल प्लान बनाया जा सकेगा। अभी अलग अलग कानून के तहत शहर का मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाता है। भविष्य में इस कानून के तहत सभी शहरों की मास्टर प्लान तैयार और लागू किए जा सकेंगे। साथ ही नए शहर का डेवलपमेंट प्लान और किसी क्षेत्र का स्पेशल एरिया प्लान इस कानून के तहत तैयार कर लागू किया जा सकेगा। पर्यटन या धार्मिक सर्किट के लिए स्पेशल एरिया तय किया जा सकेगा और उसका प्लान बनाया जा सकेगा। झील, नदी, तालाब और अन्य वाटर बॉडीज का संरक्षण के लिए प्लान भी इसी के तहत बनाया जा सकेगा। राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग का प्रारूप तैयार करने के लिए मुख्य नगर नियोजक की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन किया गया था, उस समिति ने अन्य राज्यों में प्रचलित इस प्रकार के कानूनों का भी अध्ययन किया था। इस प्रारूप में रीजनल प्लान, मास्टर प्लान, जोनल प्लान, न्यू टाउन डेवलपमेंट प्लान और स्पेशल एरिया प्लान तैयार करने और लागू करने के प्रावधान किए हैं। प्रस्तावित बिल की महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, इस पर नजर डालें तो देखिए, राजस्थान प्लान की क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग और उसके लिए विभिन्न एजेंसियों में आपसी समन्वय के लिए सरकार एक कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी रीजनल प्लान लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी को सलाह देगी, सहायता करेगी और उसी मार्गदर्शन देगी। इस कानून के तहत लागू किसी भी प्लान में कोई दर्शाई जन सुविधाओं के लिए प्रस्तावित भूमि को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से नीति जारी की जाएगी। इस कानून के तहत तैयार किए गए प्लान या तैयार किए जाने वाले प्लान शामिल एरिया में कोई ऐसा निर्माण होता है जो उस प्लान के विपरीत हो, उस निर्माण का नियमन नहीं किया जाएगा। इस कानून के तहत स्टेट अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग फंड का गठन किया जाएगा। ये फंड नगर नियोजन से जुड़े कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा। इस फंड में राशि सरकार की ओर से एवं निकायों की ओर से वसूले गए विभिन्न शुल्कों से दी जा सकेगी। मास्टर प्लान या जोनल प्लान अथवा ऐसे ही अन्य किसी प्लान के क्रियान्वयन के लिए निकाय स्तर पर डेवलपमेंट फंड स्थापित किए जाएंगे। इस फंड में राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत राशि उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार या अन्य एजेंसी से विभिन्न तारीखों से प्राप्त राशि भी इस फंड में दी जा सकेगी। संबंधित निकाय अपने बजट में से भी इस फंड के लिए राशि उपलब्ध कराएगा। इस प्रारूप पर प्राप्त आपत्ति और सुझावों का नगरीय विकास विभाग और नगर नियोजन विभाग के अधिकारी परीक्षण करेंगे। फिर इस प्रारूप को नगरीय विकास मंत्री को भेजा जाएगा। वहां से प्रशासनिक अनुमोदन मिलने के बाद
इस प्रारूप को मंजूरी के लिए विधि विभाग को भेजा जाएगा। राज्य सरकार की कोशिश है कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस विधेयक को पारित कराया जाए। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। देश के पहले पारिवारिक न्यायालय को आज भी अपने स्वयं के भवन की दरकार है। पारिवारिक न्यायालय आज भी उधारी की बिल्डिंग में चल रहा है। करीब 40 साल बाद भी जयपुर फैमिली कोर्ट के पास खुद का भवन नहीं। करीब 3 महीने पहले राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे MM श्रीवास्तव ने गांधीनगर मोड़ टोंक रोड स्थित राज्य महिला आयोग के पास पारिवारिक न्यायालय भवन की 2700 वर्ग मीटर जमीन पर नई भूमि का भूमि पूजन किया था, लेकिन फैमिली कोर्ट के नए भवन का निर्माण कार्य फिलहाल पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया। कोर्ट को आवंटित जमीन में से 10 फुट जमीन पर जीव जंतु बोर्ड ने कब्जा कर गार्ड रूम भी बना लिया। फिलहाल हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी में पेंडिंग है। बार के संरक्षक अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी सहित बार के प्रतिनिधि दल ने हाईकोर्ट बिल्डिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस पंकज भंडारी से मिलकर उन्हें इस घटनाक्रम की जानकारी दी और उन्होंने भी अवैध कब्जा हटाने का आश्वासन दिया। हमारी पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन के अथक प्रयासों के पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा 2021 में इसको ज़मीन अलॉट की गई, जो पशुपालन विभाग के परिसर में की गई थी। उसके पश्चात 18 मई 2023 को 19 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया। लेकिन और इसके पश्चात 27 मार्च 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान द्वारा इसका भूमि पूजन भी किया गया। जब इसकी नाप की गई तो इसके अंदर अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा 10 फीट का कब्जा अवैध रूप से पाया गया, जिसको हटाने के लिए हमारे द्वारा कई बार प्रयास किए गए। हमारे द्वारा माननीय न्यायाधिपति श्री पंकज भंडारी जी को भी ज्ञापन दिया गया। उसके पश्चात भी इसके पश्चात कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 फीट जमीन लगभग वो अवैध कब्जा किया हुआ है, जिस पे उन्होंने अवैध रूप से एक कमरा बना रखा है। हमारे द्वारा पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा बार बार में कई जगह पे उसकी शिकायतें की गई, उसके बावजूद भी किसी भी तरह का कोई भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो रहा है। और अभी भी अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने पारिवारिक न्यायालय को अलॉट जमीन के कुछ हिस्से पर, कुछ भूभाग पर अपना कब्जा जमाया हुआ है अवैध रूप से। और यहाँ तक कि कब्जा ही नहीं, उन्होंने अपना अवैध रूप से एक परिसर में एक छोटा भवन भी बना लिया है, जिसकी वजह से आज ये जो काम जहाँ होने वाला था, जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण का जो कार्य शुरू हो गया था, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बेसमेंट खुदा हुआ है, खुदाई रुकी पड़ी है और बीच में जो काम चालू हो गया था वो काम आज पेंडिंग पड़ा है। राजस्थान में मानसून का मंगल प्रवेश हुआ है। प्रदेश में कोटा और उदयपुर संभाग से मानसून ने एंट्री मारी। तय समय पर मानसून की एंट्री के शुभ संकेत है कि इस बार प्रदेश में जमकर बारिश होगी। मानसून पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में मानसून की एंट्री तय समय पर हुई। कोटा और उदयपुर संभाग से मानसून ने मंगल प्रवेश किया। काले बादल, ठंडी हवाओं और बारिश की फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अगर प्रदेश में मानसून की एंट्री 25 से 30 जून के बीच होती है तो अच्छी बारिश की संभावना रहती है। इस साल भी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 11 साल की रिपोर्ट देखें तो राजस्थान में 2 बार ऐसा रहा है जब मानसून की एंट्री राजस्थान में समय से पहले हुई हो। साल 2013 में मानसून की एंट्री 13 जून को हुई थी, जो तय समय से करीब 12 दिन पहले रही। इसलिए साल 2013 में मानसून के दौरान बारिश सामान्य से 26% ज्यादा हुई। साल 2021 की बात करें तो मानसून की एंट्री 18 जून को हुई। इसलिए साल 2021 में मानसून सामान्य से 17% ज्यादा रहा। लेकिन 4 सीजन ऐसे भी थे जब मानसून की एंट्री जुलाई के महीने में हुई और बारिश औसत ही हो सकी। 10 सालों में मानसून की दस्तक: 2014 3 जुलाई, 2015 23 जून, 2016 22 जून, 2017 27 जून, 2018 26 जून, 2019 2 जुलाई, 2020 24 जून, 2021 18 जून, 2022 30 जून, 2023 25 जून। हर साल अरब सागर से आने वाली हवा दक्षिणी पश्चिमी मानसून लेकर आती है। इस कारण इसका प्रवेश उदयपुर कोटा संभाग से प्रदेश में होता है। बांसवाड़ा में मानसून का प्रवेश सबसे पहले होता है। इस कारण इसे मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस साल मौसम विभाग ने प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। किस साल कितनी हुई बारिश? साल 2014
वास्तविक बारिश 420.4 mm, सामान्य बारिश 419 mm। 2015 वास्तविक बारिश 457 mm, सामान्य बारिश 419 mm। 2016 वास्तविक बारिश 536.4 mm, सामान्य बारिश 419। साल 2017 वास्तविक बारिश 454.9 mm, सामान्य बारिश 419 mm। 2018 वास्तविक बारिश 393.3 mm, सामान्य बारिश 419 mm। 2019 वास्तविक बारिश 583.6 mm, सामान्य बारिश 415 mm। 2020 वास्तविक बारिश 449.8 mm, सामान्य बारिश 415 mm। 2021 वास्तविक बारिश 485.3 mm, सामान्य बारिश 415 mm। 2022 वास्तविक बारिश 595.9 mm, सामान्य बारिश 435.6 mm। 2023 वास्तविक बारिश 499.7 mm, सामान्य बारिश 435.6 mm। मंगलवार को प्रदेश में मानसून का मंगल प्रवेश हो चुका है और इस बार ये माना जा रहा है कि यह मानसून राहत लेकर आएगा। राहत इस तरह से कि इस बार मानसून के अंदर बारिश सामान्य से अधिक होगी और साफ तौर पे देखा जाए तो इस बार ला नीनो लाभदायक रहेगा, खासतौर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए। और इस दौरान ला नीनो के इफेक्ट के चलते जुलाई से सितंबर के बीच में जब मानसून रिटर्न होता है तब ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो मानसून प्रदेश के कई इलाकों में दस्तक दे चुका है और रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मानसून के साथ ही गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। बात करें माउंट आबू की तो माउंट आबू का मौसम सुबह से ही सुहाना नजर आया। माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही का दौर रहा। दोपहर बाद मौसम यहां एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आया और देखते ही देखते आसमान से राहत की बूंदें गिरने लगी। कभी रुककर तो कभी तेज बारिश का दौर जारी। वहीं दौसा में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। करीब आधा घंटे से ज्यादा समय तक तेज गर्जना और अंधड़ के साथ आई बारिश से खेत लबालब हो गए। दौसा शहर से ग्रामीण अंचल में हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। हालांकि जिले का सिंचाई महकमा बारिश के मौसम को लेकर गंभीर नजर नहीं आया। देर शाम तक विभाग के पास बारिश के आंकड़े तक मौजूद नहीं थे, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार महुआ में सर्वाधिक 62 mm और दौसा में 23 mm बारिश दर्ज की गई। पहली बारिश के बाद जिले में खरीफ की फसल बुआई शुरू होने की प्रबल संभावना। सीकर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाने के कांस्टेबल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। सीकर एसीबी टीम ने डीवाईएसपी रविंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी कि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के हाथरस के पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड कांस्टेबल मनोज तस्दीक करने के लिए आए थे। 11 जून को लक्ष्मणगढ़ थाने का कांस्टेबल रघुवीर भी उनके साथ परिवादी के पास आया। दोनों ने परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद कांस्टेबल रघुवीर 7,000 रुपए की रिश्वत लेने पर सहमत हुआ। इसके बाद रघुवीर को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। हमारे पास हमारे परिवादी ने शिकायत की थी कि उसके खिलाफ हाथरस की पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे के अंदर जो तस्दीक करने आए थे हेड कांस्टेबल श्री मनोज 11 तारीख को यहाँ पर आए थे और थाने के कांस्टेबल रघुवीर उनके साथ गए थे। इन दोनों ने मिलकर उनसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। उसके बाद रघुवीर 7,000 रुपये लेने पर सहमत हुआ था और उसी क्रम में आज कार्रवाई करते हुए रघुवीर कांस्टेबल को हमने 7,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। लंबे समय से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों के लिए बदनाम नागौर के उप पंजीयन कार्यालय में नागौर एसीबी की टीम ने छापेमारी की और एक लिपिक को दस्तावेज की नकल की प्रति देने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने आरोपी लिपिक के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी ने इस संबंध में जानकारी दी है। एसीबी टीम ने 2 पंजीयन दस्तावेजों के नकल के एवज में 1,000 रुपये लेते लिपिक को गिरफ्तार किया। टीम ने दोनों की तलाशी ली तो परिवादी के 3 पंजीयन दस्तावेजों की 3 नकल देने के एवज में मांगे गए 1,500 रुपये सीताराम की जेब से बरामद हुए। एसीबी की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है।
आजकल चालान ऑनलाइन कटता है, तो परिवादी ने ऑनलाइन चालान कटवा दिया था 300 रुपये का। उसके बाद वो कॉपी लेने गए तो कैलाश जी ने उनसे डिमांड की, तब वो हमारे ACB ऑफिस आए रिपोर्ट करने, तो हमने उनसे वेरिफिकेशन करवाया। उन्हें 2 और नकलें लगाने गई क्योंकि रिश्वत राशि छोटी सी थी, तो उन्हें हाथों हाथ पैसे भी देने थे, तो उन्होंने हाथों हाथ 500 रुपये दिए और 2 नकलें और लगाई, उसके उन्होंने 1000 रुपये मांगे। फिर अभी हम कार्रवाई में वापस गए, तब 1000 रुपये और पहले दिए हुए 500 रुपये, तीनों नोट हमने बरामद कर लिए। हिंडौन सिटी में खेत में काम करते समय बारिश आने के बाद पेड़ के नीचे बैठे 5 लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से झुलसे 5 लोगों को श्री महावीर जी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से हिंडौन सिटी के लिए रेफर किया गया। गंभीर हालत में झुलसे एक व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया है। हिंडौन के जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अंशुल अग्रवाल ने जानकारी दी। अन्य 4 का हिंडौन के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। 5 मरीज लाए गए जो कि श्री महावीर जी से रेफर थे और खेत में काम करते समय बारिश हो गई थी, तो खेत के नीचे बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो बता रहे थे कि आकाशीय बिजली गिरी थी। उसके बाद उनके झुलस गए थे। उसमें से 3 जो मरीज हैं उनके बर्न भी है, जले हुए हैं। 5 में से एक मरीज अशोक, उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के पंचायत समिति स्थित अटल सेवा केंद्र के आधार सेंटर पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि उन्हें आधार अपडेट करने और संशोधन करने के लिए अलसुबह बुला तो लिया जाता है, लेकिन विंडो को नहीं खोला जाता। कई बार तो घंटों का इंतजार करवाया जाता है। ऐसे में आज जब सुबह विंडो नहीं खोली तो लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने जमकर आधार संचालक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद बाड़ी कोतवाली थाने से पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने भी लोगों से समझाइश की, लेकिन लोगों ने एक ना सुनी। लोगों ने आरोप लगाया कि 30 जून लास्ट डेट है और अभी तक उनकी आधार अपडेट नहीं हुई। ऐसे में वो और उनके परिवार खाद्य सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो सकते। भाई साहब, हम सुबह 6 बजे के पड़े हैं यहाँ और वो ऑफिस खुल ही नहीं आने की। आधार कार्ड 10 दिन से परेशान रह रहे हैं और बेटा तारीख 30 ने मुकर रखी है फिक्स, 30 तारीख तक करवाएगा। लाओ यार लाइन में कोई नंबर आया उन्होंने, क्या करें। अब आधार कार्ड बना रहे इन्होंने। परेशानी ना देगा, हम ना ठाड़े हैं और सवेरे के 6 बजे के लगे हैं। भूखे प्यासे मोड़ी मोड़ा संगम भूखे प्यासे। यूथ कांग्रेस के आह्वान पर डीडवाना जिला कलेक्टर पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज भगत के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया भी मौजूद रहे। पानी, बिजली, नीट मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर डीडवाना थाने ले जाया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज भगत कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए और विधायक और कार्यकर्ताओं को छोड़ने की मांग की। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंची और 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। देश का युवा 24 लाख विद्यार्थियों के साथ एक सरकार के प्रति जो है विश्वास उत्पन्न हुआ है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। 27 तारीख को संसद हमारा घेराव है। श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, कृष्णा लावरू जी के नेतृत्व में भारी संख्या में राजस्थान से नौजवान साथी भाग लेंगे। डीडवाना कलेक्ट्रेट पर आज यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज भगत जी के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। नीट में धांधली की है, जिनमें युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। कई छात्र छात्राएं जिन्होंने अपनी मेहनत करके और पेपर दिए, उनके साथ में खिलवाड़ हुआ है। इनके चहेते लोगों को इन्होंने पास कर दिया। कल ये डॉक्टर बनेंगे। यदि आप सर की टेबलेट लोगे तो पेट की देंगे, पेट की लोगे तो सर की देंगे। भरतपुर रेंज पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत 1100 असामाजिक तत्वों और वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर 903 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई महिला अत्याचार, हार्डकोर अपराधी, हिस्ट्री शीटर अपराधी, जघन्य अपराधों में शामिल अपराधी और आर्म्स एक्ट के अपराधी, अवैध खनन के वांछित अपराधियों के खिलाफ की गई है। टोटल जो अपराधी गिरफ्तार हुए उनमें से 14 ऐसे अपराधी हैं जो कि महिला अत्याचार के अंतर्गत वांछित थे। 69 स्थायी वारंटी थे या उद्घोषित अपराधी थे। 40 थे जिन्होंने कि जघन्य हीनियस क्राइम के अंतर्गत फरार चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। 73 अन्य अपराधों में वांछित थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। 5 हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे, क्रिमिनल्स, जिनको गिरफ्तार किया गया। 7 इनामी हैं और 13 हैं जो कि आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस में वांछित चल रहे थे। 1 हार्डकोर को गिरफ्तार किया गया और 6 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से इसमें
1100 असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि 1200 पुलिस कर्मी लगे हुए थे, 300 टीमें बनाई गई थी और 1200 स्थानों पर दबिश दी गई थी। नागौर शहर के नवीन सोनी हत्या मामले में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर सौंप दिया गया है। थानाधिकारी मनीष देव ने बताया कि बाजारवाड़ा इलाके में आरोपियों की पहचान के लिए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को बरामद किया गया। गिरफ्तार दीपचंद, पंकज, मुकेश और रामजीवन जाट नागौर की निवासी बताए जा रहे हैं। बता दें कि 20 जून को 4-5 युवकों ने शारदापुरम के रहने वाले नवीन सोनी को मोटरसाइकिल से नीचे गिराकर लाठियों से ताबड़तोड़ मारपीट की, जिससे नवीन गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद नवीन को जोधपुर रेफर किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को अपने परिवार की महिलाओं के साथ हुई मारपीट का मामला थाने में दर्ज करवाना उस वक्त भारी पड़ गया जब आरोपियों ने एफआईआर नहीं वापस लेने पर पीड़ित हरिराम पर जानलेवा हमला कर दिया। चारभुजा थाने में दर्ज 2 एफआईआर पर कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार आज एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित हरिराम गुर्जर ने बताया कि 19 जून को उनकी मां और उनके भाई की पत्नी खेत पर काम कर रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचे और उनके खेत की सीमा में पत्थर लगाने लगे, जिसे रोकने पर दोनों महिलाओं के साथ मारपीट की गई। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। 5 आदमियों ने मिल के मारपीट की, लोगों के शरीर से मारा। एक मेरे मुंह पे मारा, 4 दांत तोड़ दिए। एक मेरे सिर पे तो मारा, वो गहरा घाव आ गया, उसमें 8 टाँके आए और मारपीट की और लातों मुक्कों से और पत्थर से मारा मेरे को। और उसके बाद मेरा भाई आ गया, उसने चौड़ाने लगा और उसको भी उसके ऊपर मारपीट की, उसको भी मारा और वो धमकी दी हमको और जान से मारने की धमकी दी। प्रतापगढ़ के दरियावद में हैरत अंगेज मामला सामने आया, जहां सिहाड़ लैंप्स भवन में निःशुल्क बुआई वितरण के लिए आया सोयाबीन और उड़द के बीज से भरा ट्रक ग्रामीणों ने लूट लिया। जैसे ही ट्रक सिहाड़ की लैंप्स भवन पहुंचा तो अचानक ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग ट्रक पर चढ़कर ट्रक में बीज के रखे कट्टे लूट कर ले गए। लैंप्स व्यवस्थापक प्रेम शंकर मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने सिहाड़ लैंप्स भवन में खाली होने आए बीज से भरे ट्रक को लूट लिया है। ट्रक चित्तौड़गढ़ से दरियावद के सिहाड़ पहुंचा था। ट्रक में 432 क्विंटल सोयाबीन और 6.70 क्विंटल उड़द खाली होने के लिए लैंप्स भवन आए थे। 30 किलोग्राम के 1440 बैग सोयाबीन के और 40 किलोग्राम के 17 बैग ट्रक में थे। लैंप्स व्यवस्थापक प्रेम शंकर मीणा और ट्रक चालक ने ग्रामीणों को रोका तो ग्रामीणों ने मारपीट शुरू कर दी। लैंप्स व्यवस्थापक प्रेम शंकर मीणा ने पुलिस थाना दरियावद में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लैंप्स में आज सोयाबीन की गाड़ी आई और सियाड़ वालों ने उसको पूरे मिल के सब ने गाड़ी को बाहर ही अंदर खाली नहीं करवाई, उससे पहले खाली कर दी। लोग सब ले लेके बैग भाग गए। बाहर सियाड़ में सोयाबीन की गाड़ी आई थी तो खाली करवाई नहीं, उसके पहले बाहर ही सब लोगों ने। जैसलमेर नगर परिषद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा के निर्देशन में गफूर भट्टा सूरी डूंगर के अवैध अतिक्रमण पर पीला पंचा चला। वहीं गड़ीसर चौराहे से जैसलमेर रेलवे स्टेशन तक भी नगर परिषद ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के आसपास सड़क मार्ग पर अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही काफी मात्रा में कैबिन और सामान जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के चलते कुछ लोगों ने जाब्ता पहुंचने से पहले ही अतिक्रमण को हटा दिया। नगर परिषद के राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि दुकानदारों से करीब 2 सप्ताह पहले समझाइश की गई थी। कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण हटा लिए, लेकिन जो सहयोग नहीं कर रहे वहां अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जोधपुर संस्कृति से युवाओं को जोड़े रखने के लिए कुछ युवाओं ने अनूठी पहल की है। युवाओं ने परंपराओं को बचाने के लिए अनूठा ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किया। शिविर में युवाओं को रुद्री पाठ, साफा बंधन, चवरी बंधन जैसी कई पारंपरिक चीजें सिखाई गई। इस मौके पर प्रशिक्षक संजय बोहरा ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी हमारे संस्कारों से दूर होती जा रही है। यदि हमारे संस्कार का बीज इन युवा पीढ़ी के अंदर नहीं बोया गया तो आने वाले समय में हमारी सांस्कृतिक परंपराएं लुप्त हो जाएंगी।
यूं तो स्कूलों की छुट्टियों के दौरान विभिन्न ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन होता है, लेकिन अगर जोधपुर की बात की जाए तो यहाँ पिछले कई सालों से एक अनूठा ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित होता है जिसे संस्कार शिविर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ बच्चों को विभिन्न प्रकार के पाठ का अध्ययन कराया जाता है और कई तरह की अन्य जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे साथ जो प्रशिक्षु है, जिस तरह से प्रशिक्षण देने वाले हैं संजय जी बोरा, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये शिविर का आयोजन होता है, कैसे ये दिमाग में क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों को। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर अपन करें तो हमारे वेदों में लिखा हुआ है गुणानाम आदानम दोषानाम अपनयनम। हमारे शरीर में 3 दोष है, वात पित्त और कफ, और इन 3 दोषों को मिटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें यज्ञ की तरफ, हवन की तरफ, योग और ध्यान की तरफ जाने की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य को लेकर के आज से 7 वर्ष पूर्व इस शिविर को प्रारंभ किया गया। इस शिविर में आने वाले बच्चों की आयु 3 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक रहती है। 14-15 वर्ष के भी बच्चे इसमें होते हैं। इस बार शिविर में हमने विद्यार्थियों को पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, श्री सूक्त, गणपति स्मरण, लक्ष्मी सूक्त और अन्य वेद मंत्र यानी सामवेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों ही प्रकार के वेदों के जो मंत्र है उनका संहिताओं का उच्चारण करवाया। क्योंकि विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, डांस होता है, म्यूजिक होता है और भी शिविर लगते हैं, तो यहाँ बच्चे कितने रुचि दिखाते हैं, कितने बच्चे आते हैं? देखिए, जब हमने शिविर पहली बार प्रारंभ किया था तो हमारे साथ में 10 बच्चे हुआ करते थे। आज इस शिविर में आप देख सकते हो मेरे पीछे 100 से अधिक छात्र हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये नियमित 4 घंटे मेरे साथ रहते थे। उसमें ना इनको कभी फास्ट फूड याद आया, ना मोबाइल याद आया, ना कंप्यूटर याद आया, ना टीवी याद आया। ये लगातार मेरे साथ बने हुए रहते थे। जो सात्विक भोजन इनको दिया जाता ये निश्चित रूप से और खुशी खुशी सबके साथ मिलकर के इसको ग्रहण करते थे। तो लक्ष्य ही हमारा यही था कि विद्यार्थियों में उन गुणों का आदान करना है ताकि अपनी एकाग्रचित्ता को बढ़ा सके और स्वयं का, परिवार का और राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। आप बच्चों ने क्या क्या यहाँ सीखा इस शिविर के दौरान? हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि रुद्री, योगा, चवरी, हमने ऐसे कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पे सीखी है। आप भी यहाँ कितने दिन से शिविर ले रहे हैं? क्या पहली बार आप आए थे? क्या क्या आपने इस दौरान सीखा है? मैं तो पहली बार ही आया था और मैंने काफी चीजें सीखी है, जैसे रुद्री में श्लोक। आपने यहाँ शिविर में पहली बार भाग लिया है और क्या क्या सीखा आपने? हमने यहाँ पे चवरी, साका और रुद्र पाठ सब सीखा। तो ये थे बच्चे जिनका ये कहना है कि उन्होंने यहाँ रुद्री पाठ सीखा है, साफा बांधना सीखा है। वहीं इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों को एकाग्रचित करके खासतौर से मोबाइल, टीवी और इन व्यसनों से दूर रख करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एहसास कराया जाए ताकि बच्चे आगे चल करके देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। पश्चिम न्यूज के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। प्रतापगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और उनके साथियों पर आधा दर्जन बाइक करीब 15 लोगों ने हमला कर दिया है और मारपीट के बाद उपाध्यक्ष धोलेश्वर मीणा का अपहरण कर हमलावर अपने साथ लेकर गए। बदमाश धोलेश्वर को सुहागपुरा थाने के सामने मारपीट करते हुए छोड़ दिया गया। सूचना पर उनके साथी सुहागपुरा पहुंचे और मीणा को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दरअसल धोलेश्वर अपने साथियों के साथ बोलेरो में सवार होकर प्रतापगढ़ आ रही थी। फिलहाल भारत आदिवासी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष धोलेश्वर की हालत नाजुक बनी हुई है। मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई है। 12 कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 10 बाइक जब्त की गई है। बाड़ितिया बस्ती निवासी हेमंत गुर्जर और सोनू गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एएसपी राजेश चौधरी और ओमेंद्र सिंह शेखावत के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।